मान्यवर प्रदेश अध्यक्ष जी, मोदी शासन के 8 वर्ष पूर्ण होने पर संपूर्ण राजस्थान का प्रवास कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत आज मेवाड़ का 2 जगहों का प्रवास है। मैं माननीय जिलाध्यक्ष जी आदरणीय रविंद्र जी से आग्रह करूँगा आदरणीय सतीश जी को उपकरण धारण कराएं। महामंत्री आदरणीय गुलाबी साहब को मैं स्वागत करता हूँ। जैसा आपको सुविदित है, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की संयुक्त गठबंधन की एनडीए की मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार को ये दूसरे कार्यकाल का 3 वर्ष पूरे हुए और कुल मिलाकर उनके 14 से और 22 तक के 8 वर्ष पूरे हुए। पूरे देश भर में ये 8 वर्षों के शासनकाल को लेकर भारतीय जनता पार्टी सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पखवाड़ा ये 30 मई से और 14 जून तक ये पखवाड़ा पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी की नीचे तक मंडल से लेकर बूथ से लेकर शक्ति केंद्र और जिला और प्रदेश की इकाई इसको मना रही है। खासतौर पर अब तक की मोदी सरकार की जितनी योजनाएं हैं, जितने कार्यक्रम हैं, नीतियां हैं, लोगों तक पहुंचाना, जो लाभार्थी हैं उन लाभार्थियों का आकलन करना और उसके साथ साथ उनके क्रियान्वयन के लिए और सार्थक सुझाव देना, ये सारे समाहित हैं। और उसका जो पहला पड़ाव था, इसी क्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने केंद्र स्तर पर पत्रकार वार्ता की। प्रदेश में कल एक पत्रकार वार्ता हुई और अब जिला केंद्रों पर इन पत्रकार वार्ताओं के जरिए इन कार्यक्रमों की जानकारी आपके माध्यम से आम जनता तक जाएगी। मैं और आदरणीय नेता प्रतिपक्ष और पार्टी के तमाम नेतागण के समक्ष उदयपुर संभाग के इस मुख्यालय पर मेवाड़ की इस शक्ति और भक्ति की धरा पर मैं आप लोगों से रूबरू हुआ हूँ। सबसे पहले मैं गौरवान्वित हूँ कि आज एक ऐसा मुझे सौभाग्य मिला वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की राजतिलक की स्थली पर उनके जन्म दिवस का साक्षी होने का। मैं प्रदेशवासियों को, मेवाड़ वासियों को भी महाराणा प्रताप जी की जन्म जयंती की शुभकामनाएं देता हूँ। 47 की आज़ादी और उसके बाद का देश का लोकतंत्र ये क्रमिक रूप से विकसित तो हुआ, ये सौभाग्य भी हमें मिला कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। और इसने बहुत उतार चढ़ाव देखे, लेकिन फिर भी हम ये संतोष कर सकते हैं कि 135 करोड़ के देश ने लोकतंत्र को अक्षुण्ण रखा है और उसमें पूरे देश के लोगों की एक सक्षम भागीदारी के जरिए हम देखते हैं आस पड़ोस के देशों को, दुनिया के तमाम देशों को। लेकिन बहुत प्रतिकूल परिस्थितियों में भी भारत का लोकतंत्र जिंदा रहा। 1975 में एक ऐसा कालखंड आया जब लोकतंत्र पर प्रतिबंध लगा। एक इस किस्म का अराजक वातावरण देश में खड़ा हुआ जिसने लोकतंत्र पर सीधे सीधे चोट पहुंचाई। उस आघात से भी देश निकला। 100 से भी ज्यादा बार जो चुनी हुई सरकारें थी इस कालखंड में अपदस्थ की गई, अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग करते हुए। देश में आजादी के बाद एक बड़ा आंदोलन आपातकाल का हुआ जिसको समग्र क्रांति आंदोलन नाम दिया और पूरे देश भर के नौजवानों ने, विद्यार्थियों ने उस आंदोलन की अगुवाई की और बड़ा सत्ता परिवर्तन पहली बार। दूसरा देश की आस्था का आंदोलन था श्री राम जन्मभूमि के रूप में। भगवान राम के पवित्र पावन स्थल पर उनके मंदिर के निर्माण को लेकर एक लंबा संघर्ष था। लेकिन मित्रों, राजनीतिक तौर पर कहूं तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी, 2014 में एक बड़ा क्रांतिकारी राजनीतिक आंदोलन हुआ
देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी की अराजकता, वंशवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार इन सब खामियों के खिलाफ प्रतिकार किया और 2014 में एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दिया और देश पर श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के रूप में यशस्वी प्रधानमंत्री की वहां पर उन पर सत्ता पर वो काबिज हुए। तो यदि बहुत ताजा घटनाओं पर उसका उल्लेख करूं तो कोरोना से हम लोग अब उभरे हैं और कोरोना के इस उभरने के बाद, क्योंकि पहले तो कोरोना की लड़ाई बड़ी थी 135 करोड़ के देश को, आपको ध्यान होगा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जान है तो जहान है, और दुनिया के देश अर्थव्यवस्था की फिक्र कर रहे थे, लेकिन वो आज भी अर्थव्यवस्था से भी और कोरोना से आज भी जूझ रहे हैं। किसी भी सक्षम सरकार की और सक्षम नेतृत्व का जीवंत उदाहरण है कि किस तरीके से पुराने इस तरीके की महामारियों का उदाहरण सामने रखकर, क्योंकि जितनी महामारियां आई थी 100 वर्ष पहले स्पेनिश फ्लू आया और उस समय लोगों की ज्यादातर मौतें भूख के कारण हुई थी। प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि देखिए, 3.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का पैसा 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के जरिए उस वितरण पर लगा, लेकिन लोगों का जीवन बचे ये प्राथमिकता थी। लेकिन इससे पहले बात करें कि फ्रंट लाइन वॉरियर्स को सुरक्षित कैसे करें ताकि वो जनसेवा करें, लोगों का जीवन बचाएं। सबसे पहले वैक्सीन उनको लगी और वैक्सीन का किस्सा आप सब जानते हैं। अनेक बीमारियों के वैक्सीन को आने में 100 बरस लगे, 55 बरस लगे। पोलियो से लेकर, चेचक से लेकर तमाम इस तरीके की बीमारियां थी। उन बीमारियों का टीका विदेश में बनता था, भारत में आने में उसको इतना बरस लगने में लग जाते थे। ये पहला अवसर है कि किसी भी विकासशील देश की इतनी बड़ी तादाद को निःशुल्क तौर पर 1,92,000 लोगों को, 192 करोड़ लोगों को और सीधे सीधे 2 वैक्सीन निःशुल्क और बूस्टर डोज, ये मैं समझता हूं कि आज की सामयिक परिस्थितियों में प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि है, कोई एक शब्द में पूछे तो। अर्थव्यवस्था को चुनौती थी क्योंकि भारत विश्व की तीसरी बड़ी ताकत बनने जा रहा था, दुनिया की 10 बड़ी अर्थव्यवस्था में शुमार है। कोरोना के कारण सीधे सीधे उस पर आघात हुआ, लेकिन इतने आघात और प्रतिघात के बाद 8.3% की वृद्धि दर की कोई विकसित अर्थव्यवस्था है तो भारत है। मित्रों, 55 वर्ष तक कांग्रेस पार्टी को शासन करने का अवसर मिला और मैं कई बार कांग्रेस के मित्रों से सवाल भी करता हूं। जब वो मोदी जी की सरकार पर सवाल खड़े करते हैं, मुझे कल जयपुर के पत्रकार मित्रों ने कहा कि राहुल गांधी जी ने सवाल पूछे। राहुल गांधी जी को तो सवाल पूछने का हक ही नहीं है। इसलिए नहीं है, इस देश के आज 107 करोड़ लोगों के बैंक के खाते हैं। 45 करोड़ लोग ऐसे थे जिनका मोदी जी की सरकार के आने के बाद, ये वो लोग थे जो गांव के लोग थे, गरीब लोग थे, जो नरेगा की मजदूरी करते थे, जो कोई विधवा थी, कोई दिव्यांग था, कोई मजदूर था, कोई किसान था। 45 करोड़ जनधन के खातों ने आम आदमी का जीवन बदला, भ्रष्टाचार पर नकेल डाली। लाल किले पर प्रधानमंत्री जी ने जब आह्वान किया कि देश को स्वच्छ रखिए और शौचालय का निर्माण कीजिए, तो दुनिया के विकसित देशों ने भारत की हंसी उड़ाई कि क्या दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अब देश का प्रधानमंत्री लाल किले से अपील करता है। तो कहाँ है ये बड़ा लोकतंत्र, कहाँ है भारत की तरक्की? लेकिन उन देश के प्रधानमंत्री की अपील का असर देखिए, देश में 10 करोड़ से भी ज्यादा शौचालय बने। बात सामान्य आज लगती होगी, लेकिन उस गांव का दृश्य देखिए जिसमें माताएं बहनें अंधेरा होने का इंतजार करती थी। आज 10 करोड़ से भी ज्यादा वो शौचालय नहीं है, वो महिलाओं के नारी शक्ति के सम्मान का इज्जत है, उनको सुरक्षा, सम्मान और आरोग्य प्राप्त हुआ। जिस देश में बड़े लोकतंत्र में
बेटियां गर्भ में मार दी जाती थी, ये विडंबना है। और पढ़ाई पर बेटियों पर परहेज किया जाता था। और इसलिए 2015 में जब मोदी जी ने आह्वान किया करनाल से कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो लोगों ने सोचा होगा कि कैसा लोकतंत्र है। लेकिन आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि भारत का सेक्स रेशियो लगभग बराबरी पर, नहीं तो कई प्रदेशों का, खासतौर पर हरियाणा का, इतना बड़ा अंतर था। मित्रों, गैस कनेक्शन, इसको लग्जरी माना जाता था। आज मोदी जी के आगमन से पहले केवल 55% लोगों तक गैस की रीच थी, पहुंच थी घरों तक। आज 12 करोड़ कनेक्शन उज्ज्वला के, जिन्होंने मातृशक्ति को धुएं से मुक्ति दिलाई, और देश में उज्ज्वला के जरिए देश को एक नई ताकत मिली और नया बदलाव। हम किसी जमाने में एक माननीय प्रधानमंत्री जी के, तत्कालीन प्रधानमंत्री जी के नाम से आवास की योजना सुनते थे, लेकिन वो कहीं ईंट दिखती थी, कहीं खिड़की नहीं होती थी, कहीं दरवाजा नहीं होता था, बाद में वो खंडर में तब्दील हो जाता था। आज आप भौतिक रूप से भी कहीं जाकर खड़े होंगे तो प्रधानमंत्री आवास के नाम से भारत के ऐसे आवासहीन 2.33 करोड़ लोगों को 1.5 लाख रुपए की एक अच्छा खासा मकान उनको साफ तौर पर दिखेगा। एक बड़ी अभिनव योजना थी, महत्वाकांक्षी योजनाएं थी। इसी कार्यकाल में सामान्य तौर पर चिकित्सा का बीमा ये अभिजात्य लोगों का हक माना जाता था, उसी के लिए लोग सक्षम माने जाते थे। आयुष्मान भारत के जरिए 5 लाख का आरोग्य बीमा जो 55 करोड़ लोगों को दायरे में लाता है, 23 करोड़ लोगों ने प्रस्ताव किया है, 3 करोड़ लोगों ने उसका लाभ लिया है। ये देश की ऐसी अभिनव और अनूठी योजना है जिसने भारत के आम लोगों के आरोग्य को संबल दिया है। मित्रों, बहुत लंबी फहरिस्त है, लेकिन मैं उस बात का जिक्र आपके बीच में जरूर करूंगा कि अब तक की दुनिया की सबसे बड़ी कोई डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है, सीधे खाते में हस्तांतरण की कोई योजना है, वो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। 11.8 करोड़ किसानों के खातों में 1,82,000 करोड़ रुपए का सीधा ट्रांसफर उनके खातों में हुआ, सालाना 6,000 रुपए। जो बहुत छोटे किसान हैं, जिनकी तादाद है 82%, वो सारे किसान उसका लाभ लेते हैं। ये दुनिया की, केवल देश की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनके जरिए आम लोगों का जीवन बदला। लेकिन 2 बड़े मुद्दे जिसका जिक्र करूंगा, वो तो बहुत एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन देश में बहुत अरसे से एक आंदोलन चलता था श्री राम जन्मभूमि के मंदिर के निर्माण का। 500 वर्षों का संघर्ष था, लाखों लोगों का बलिदान था। लोग आशंकित होते थे, सरकारें आई और चली गई, यदि कहीं ऐसा होगा तो देश में गृह युद्ध होगा, देश का क्या होगा। पत्ता भी नहीं हिला और राम जी का वहां महिमा मंडन प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हुआ। इस देश में जनसंघ जब बना, और जनसंघ का पहला एजेंडा था 21 अक्टूबर 1951 की जनसंघ के उद्भव के साथ कि कश्मीर भारत का हिस्सा है और कश्मीर की एकता और अखंडता हमारा उद्देश्य है, हमारा मिशन है। दुनिया की जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, ये बिरला उदाहरण था कि उसी मिशन के लिए, कश्मीर की एकता की अखंडता के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए और कश्मीर की अक्षुण्णता के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष थे, उनका बलिदान हुआ। ये जनसंघ के एजेंडे में भी था, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में भी था, एनडीए के एजेंडे में। उसको साकार करने का काम अनुच्छेद 370 को हटाकर ये मोदी सरकार ने किया, यशस्वी गृह मंत्री जी अमित शाह जी की अगुवाई में। वरना भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चे, सभी पार्टी की इकाइयां ये लाभार्थियों तक संवाद करेंगी और इस योजना के बारे में और कोई सुझाव होगा उसको भी प्रस्तुत करेंगे। जो वंचित लोग हैं उनको चिन्हित करके उनको लाभ दिलाने की कोशिश करेंगे। मैं चूंकि राजस्थान में हूँ और इसलिए
जो योजनाओं का उल्लेख मैंने किया, अक्सर इस बात की चर्चा होती है कि राजस्थान को क्या मिला। राजस्थान में जिस जन धन की योजना का मैंने उल्लेख किया, उसमें 3 करोड़ 11 लाख लाभार्थियों को 12,954 करोड़ रुपए उनकी खाते में जमा हुए। जो मुद्रा योजना थी नौजवानों के लिए स्वरोजगार की, उसमें 1 करोड़ 11 लाख लोगों को ऋण दिया, जिसमें 78,629 करोड़ रुपए की राशि ऋण के रूप में राजस्थान के नौजवानों को उपलब्ध हुई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का मैंने जिक्र किया। राजस्थान के 75 लाख किसान 10,791 करोड़ की राशि को हस्तांतरित अपने खातों में करवा चुके हैं। मैंने शौचालय का जिक्र किया। 81,20,000 शौचालय ये राजस्थान की धरती को उपलब्ध हुए। इसी तरीके से एक अभिनव योजना जिसका जिक्र आप अक्सर सुनते हैं, जल जीवन मिशन, 2024 तक हर घर तक नल और जल पहुंचाने की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के जरिए राजस्थान को 14,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है, जिसमें 4,272 करोड़ की राशि जारी हो गई है और 1,877 करोड़ की राशि खर्च हो चुकी है। एक बड़ी योजना जिससे देश पूरे तरीके से कनेक्ट होगा सड़कों के जाल से। आप सब जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय स्वर्णिम चतुर्भुज, राष्ट्रीय राजमार्ग और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये योजनाएं बनी थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जरिए अटल बिहारी वाजपेयी जी की अभिनव योजना से राजस्थान को 70,000 किलोमीटर लंबी सड़क ये मिली, ताकि पूरा राजस्थान का गांव और ढाणी उससे जुड़ा। तो भारतमाला परियोजना जो भी मोदी सरकार के समय हुई, 2,737 किलोमीटर की लंबाई की परियोजना है, जिसमें लगभग 40,000 करोड़ रुपया 22,926 किलोमीटर की लंबाई के काम पूरे हो गए। 22,226 की लंबाई के काम चल रहे हैं और 1,545 किलोमीटर के काम पूरे हो गए। जो इसमें 66,774 ये करोड़ रुपए ये लाभार्थियों की संख्या है। 6,67,774 एक बड़ी संख्या जिससे लाभार्थियों को फायदा मिला। काफी हद तक में 13 लाख पूरे हो गए ये आवास थे और नई योजना में भी 2 लाख से भी ज्यादा आवास स्वीकृत हुए। नेहरू जी ने लागू की, न इंदिरा जी ने की, न राजीव जी ने की, न मनमोहन जी ने की। ये साफ तौर पर इंगित करता है कि 55 वर्षों में कांग्रेस पार्टी ने केवल लूट और झूठ का खेल खेला और देश तरक्की से वंचित रहा। ये पहला अवसर है इन 8 वर्षों में जिसमें भारत को बदलते हुए लोगों ने देखा है। ऐसे अनेकों सारी योजनाएं थी। जो पूर्वोत्तर था, भारत से कटा हुआ था, उसके लिए विशेष योजनाएं, जैसे राम जन्मभूमि से लेकर कश्मीर तक के आंदोलन का जिक्र किया, लेकिन एक बड़ी समस्या बोडोलैंड की होती थी, वो खत्म हुई। अनेकों इस तरीके की योजनाएं पूर्वोत्तर के लिए भी हुई। देश के तमाम हिस्सों में, और आप जिसका अक्सर जिक्र सुनते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर एयर स्ट्राइक्स तक, इस तरीके की तमाम घटनाएं थी जिन्होंने देश को और ऊंचाइयां दी, ताकत दी, सेना का आधुनिकीकरण हुआ। कुल मिलाकर इन 8 वर्षों में हम कह सकते हैं ये नया बदलता हुआ भारत है, जिसके जरिए भारत को एक नई ताकत मिली। और मुझे पूरा भरोसा है कि मोदी जी के इस कालखंड में देश को और ज़्यादा ऊंचाइयां मिलेगी और ज़्यादा ताकत मिलेगी। आने वाले समय में मुझे लगता है कि भारत की सरकार अनेकों अभिनव योजनाओं के जरिए गरीब कल्याण का, लोक कल्याण का काम बहुत मजबूती से करेगी। देखिए, जगह वही छोड़ता है जो डरपोक होता है, जिसको खतरा होता है, बौखलाहट होती है, शंका होती है, डर होता है। और जगह वो चुनी, ये तो महाराणा प्रताप की धरती है, शौर्य की धरती है, यहाँ डरपोकों का क्या काम है। तो इसका मतलब साफ है। और जगह भी वही है जहाँ चिंता हुई थी, वही चिंतन हुआ। तो मुझे लगता है कि इस कवायद से कांग्रेस का भला होने वाला नहीं है। वो जिस बात का दावा मुख्यमंत्री जी बार बार कहते थे, तो इससे तो ये शंका प्रकट हो रही है कि कहीं न कहीं कांग्रेस के भीतर भारी अंतर्विरोध है और उसको बचने के लिए उनको वो जगह चुननी पड़ी कि वही लोग हैं जो अकबर को महान बताते थे, लेकिन शरण महाराणा प्रताप की
धरती की लेनी पड़ी। उनको भी प्रशिक्षण दिल्ली में है, अब आप बाराबंदी मारोगे नहीं। मैंने जैसे कहा कि हम जयपुर में करेंगे, जयपुर में विधायकों को बुलाएंगे, विधायक दल की बैठक करेंगे और उनको बाकायदा जो पार्टी के सैद्धांतिक और व्यवहारिक मुद्दे हैं, विधायन के जो मुद्दे हैं, उनके क्षेत्र के विकास से ताल्लुक रखने वाली कुछ चीज़ें हैं, तो निश्चित रूप से उसी पैटर्न पर हम लोग करेंगे। इसमें कोई बहुत ज़्यादा लंबा समय लेगा। देखिए, दो बातें हैं। इस बार ये सवाल बार बार आता है। हम लोग 41 वोट हमारे पास प्रथम वरीयता के हैं, जो हमारे एक उम्मीदवार को जाते हैं। 4 सीटें, जिसमें स्पष्ट तौर पर जो दिखता है 2 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाती है, एक भारतीय जनता पार्टी के, और चौथे जो उम्मीदवार हैं कांग्रेस ने खड़े किए और हमने एक उम्मीदवार को समर्थन किया। 30 हमारे दूसरी वरीयता के जो वोट हैं वो समर्थित उम्मीदवार को जाएंगे। उसके बाद हमने अपील करी है कि जितने निर्दलीय विधायक हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार का समर्थन करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए, ये वो सब लोग हैं जो फ्लोर के बाहर राजस्थान की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो इस बात से रूबरू होते हैं कि कांग्रेस ने किसानों के कर्जा माफी के नाम पर छलावा किया है, उन्होंने बेरोजगारों के साथ ठगी करी है, 70 लाख बच्चों ने परीक्षा दी है, मुख्यमंत्री सदन में 1 लाख का आंकड़ा गिनवाते हैं आधा अधूरा, बेरोजगारी भत्ते के नाम पर ठगी करी। लड़े इसका मतलब उनका पार्टी के तो विपरीत ही लड़े वो लोग, इसलिए आज वो अपनी तरफ से स्वतंत्र हैं। उनसे वोट मांगने का भी अधिकार है और उनको वोट देने का भी अधिकार है। इसी तरीके से क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उन्होंने भी कांग्रेस के मुख्यमंत्री की फिक्र देखी है। तो मुझे लगता है हमने सबसे अपील की है, उम्मीदवार हैं, उन्होंने भी कहा है, भरोसा ये है कि इस बार वो जो निर्दलीय उम्मीदवार उनका पक्ष लेंगे, उनके पक्ष में मतदान। जो गवर्नेंस पे भरोसा कम करता है और प्रधानमंत्री से मांग ज्यादा करता है, चिट्ठी पत्र भी बहुत करते हैं। राजस्थान की जो स्थिति है उसमें अभी तक का ट्रैक ये है कि वो खाली भाषणों से काम चला रहे हैं। राजस्थान में उनकी पार्टी के अंदरूनी झगड़े का असर राजस्थान की गवर्नेंस पर पड़ा है, राजस्थान की तरक्की पर पड़ा है, राजस्थान की सुरक्षा पर पड़ा है। और इसलिए मुख्यमंत्री जी ये जादूगर तो कहे जाते हैं, पर अब उनका जादू खत्म हो गया। चुनाव मोदी के चेहरे पे लड़ा जाएगा, कोई प्रपोज नहीं किया जाएगा आपकी तरफ से, तो क्या इसका असर को आप किस तरह से देखते हैं? खाली मोदी के नाम काम चल जाएगा राजस्थान में? देखिए, 2 चीजें हैं। लोकतंत्र में इसकी कोई सेट फिनोमेना नहीं, कोई निश्चित अवधारणा नहीं है। ये परिस्थिति के हिसाब से दल फैसला करते हैं। कांग्रेस पार्टी के पास तो एक सहूलियत है कि उनके पास एक परिवार ही उसी पोस्टर से काम चल जाता है और उस पोस्टर को लोगों ने नकार दिया। लेकिन देश में इतने बड़े लोकतंत्र को चलाने के लिए नेता, उसका काम, उसकी प्रतिबद्धता, तो मोदी जी केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, पूरे देश के लिए एसेट है। और इसलिए उनका नाम इतना बड़ा है कि जो पार्टी को हर प्रदेश में ताकत देता है। और अपने नेता के नाम को, उनके पोस्टर को, उनके फेस को कौन काम नहीं लेना चाहेगा। और तो क्या विधायकों को इस तरह के चुनाव में ये परिपाटी नहीं लागू नहीं होती या होनी चाहिए? मैं तो आपकी बात का समर्थन करता हूँ कि उदयपुर के बजाय मैं वहाँ जयपुर में खंडेलवाल धर्मशाला में बढ़िया व्यवस्था करा दूंगा। कांग्रेस के लोग बोला छोड़ देना चाहिए, आपकी बात माननी चाहिए। मैं